हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा सोनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल इवोल्यूशन ऐप। तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट जो कि कल था, हमने कल स्टार्ट कर चुके थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीव जगत। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो कल हमने क्या क्या बात किए थे, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने बात किए थे कि इंट्रोडक्शन, सजीव क्या है, सजीव को आप कैसे परिभाषित करेंगे, एक सजीव को एक निर्जीव से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और एक महान साइंटिस्ट के नाम जो कि अर्नेस्ट मेयर था, उनके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल देखा था। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि भाई जो लिविंग है, लिविंग को आप परिभाषित कर रहे हो, तो परिभाषित करने के लिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने 5 पैरामीटर के बारे में बताए थे। कौन कौन से 5 पैरामीटर थे? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक क्या था? कंसिस्टेंस, जो कि है वृद्धि, उपापचय, जनन और कोशिका संगठन और पर्यावरण के प्रति संवेदना। ठीक है, तो हमने कल बात कर चुके थे ग्रोथ की। उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसका आंसर मिला है और करेक्ट है। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे देख रहे हैं हमारा वीडियो आज, ठीक है, तो सबसे पहले जाके कल का वीडियो देखिए, पार्ट फर्स्ट। ये है पार्ट सेकंड जीव जगत का। ठीक है, अगर आपको चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी पार्ट फर्स्ट की, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछी थी आपको कि जो ग्रोथ है, ये रही ग्रोथ, चलिए वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि, हमने 2 कैरेक्टर के बारे में बात की थी, 2 लक्षण के बारे में बात किए थे। कल के वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लक्षण थे वो। तो वो लक्षण थे कि मूल लक्षण, बताइए आप। ठीक है, एक मूल लक्षण और एक विशिष्ट लक्षण के बारे में बात किए थे हमने, है ना, एक डिफाइनिंग फीचर और एक फंडामेंटल फीचर के बारे में बताया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि बताइए जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कौन सा फीचर है, कौन सा लक्षण है? क्या ये मूल लक्षण है? क्या ये विशिष्ट लक्षण है? ठीक है, कौन सा लक्षण है? तो देखिए, मैंने आपको बताई थी कि जो वृद्धि है वो 2 टाइप की होती है ना। कौन कौन सी? एक आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, ठीक है, और दूसरी बाहरी वृद्धि। पहला कौन सा है? आंतरिक वृद्धि, और दूसरा कौन सा है? बाहरी, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, आंतरिक वृद्धि में मैंने क्या बोली थी? सेल डिवीजन, है ना, कोशिका विभाजन के द्वारा जो वृद्धि हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है? नंबर ऑफ सेल, है ना, क्या बढ़ रहा है? सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, किसके कारण? कोशिका विभाजन के कारण। ठीक है, कोशिका का शब्द आया है यहाँ पे, इसका मतलब कि क्या होगा? ये आंतरिक वृद्धि। ठीक है, बाहरी वृद्धि मतलब बाहर तरफ से कोई वृद्धि हो रही है, जैसे कि रेत का टीला, ठीक है, बर्फ की पहाड़, ये सब हमने एग्जांपल में लिया था बाहरी वृद्धि, इकट्ठा होने के कारण, है ना, एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन के कारण जो वृद्धि हो रही। इतनी बात हमने कल कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मैं वृद्धि को कौन सा फीचर है बोलूं, कौन सा लक्षण है बोलूं, तो आप क्या बोलेंगे कि मूल लक्षण। कौन सा लक्षण है? मूल लक्षण, फंडामेंटल फीचर, फंडामेंटल फीचर। क्यों ऐसा क्यों है? आपने वृद्धि को मूल लक्षण, फंडामेंटल फीचर क्यों बोला? अब यहाँ पे देखिए, मैंने 2 तरीके की वृद्धि बताई। एक जो कोशिका में हो रही है, कोशिका कहाँ होती है? कोशिका हमेशा सजीव में पाई जाती है ना, हमेशा कहाँ होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा बाहरी वृद्धि बताई मैंने। ये बाहरी वृद्धि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना, मैं एक लड़की हूँ, मैंने एक सैंडल पहनी, इतनी हिल की, और मैंने बोली कि भैया देखो मेरी वृद्धि हो गई, मेरी ग्रोथ हो गई। तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मेरी वृद्धि दिख रही है वो सैंडल के कारण दिख रही है ना, मैं जो लंबी दिख रही हूँ वो सैंडल के कारण दिख रही है, हील वाली सैंडल के कारण। अगर मैं हील वाली सैंडल निकाल दूँ तो मेरी हाइट तो इतनी कितनी है,
मतलब कि ओवरऑल मेरी हाइट में जो वृद्धि आई है वो सैंडल के कारण आई है। अब वो सैंडल लिविंग तो नहीं है, वो क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव है। ठीक है, तो जब भी मैं बाहरी वृद्धि की बात करती हूँ तो मैं क्या कर बोलूंगी कि भाई निर्जीव में हो रही है ये, तो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने मूल लक्षण, फंडामेंटल फीचर के बारे में आपको बताई थी कि मूल लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो सजीव में तो पाए जाते हैं और कुछ निर्जीव में भी देखने को मिलेंगे, है ना। हमने अपवाद की बात की थी इसमें, तो यहाँ देखो सजीव में है और निर्जीव में भी है। तो जो वृद्धि है, ओवरऑल अगर मैं वृद्धि की बात करूँ, ठीक है, ओवरऑल अगर आपको किसी ने पूछा कि बताइए वृद्धि कौन से लक्षण है, तो आप क्या बोलोगे, मूल लक्षण। लेकिन आपको अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा कि भैया ये बताओ कि आंतरिक वृद्धि क्या है। मैंने ओवरऑल वृद्धि के बारे में बात की कि वृद्धि कैसा है, मूल लक्षण है। अब वृद्धि में आंतरिक भी आ जाएगा और बाहरी भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया कि बताइए आंतरिक वृद्धि कौन सा लक्षण है। तो आंतरिक वृद्धि तो सिर्फ सजीव में देखने को मिल रहा है, कभी भी निर्जीव में आंतरिक वृद्धि नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है, सारे सजीव में आंतरिक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो जो आंतरिक वृद्धि है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा विशिष्ट लक्षण। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर, कैसा हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, होप सो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो ये मैंने बता दिया। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है सिर्फ वृद्धि बताओ, ग्रोथ बताओ, कौन सा लक्षण है, तो आप क्या बोलोगे, मूल लक्षण है पता। लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि आंतरिक वृद्धि बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है या आंतरिक वृद्धि पूछ रहा है। अगर आंतरिक वृद्धि बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट लक्षण। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ग्रोथ हमने कल कंप्लीट कर चुके थे, वृद्धि हमने कल कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लक्षण जो है रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर है हमारा जनन। सेकेंड पैरामीटर है क्या, रिप्रोडक्शन, जिसको क्या बोल रहे हो आप, जनन बोल रहे हो। ठीक है, जनन, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो कि जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है। देखिए इंग्लिश वर्ड से समझते हैं थोड़ा। ठीक है, री, री का मतलब क्या है, री का मतलब फिर से, अगेन, है ना। री का क्या मतलब हो जाएगा, फिर से, फिर से। ठीक है, री, तोड़ते हैं रिप्रोडक्शन को, तो री और प्रोडक्शन अलग अलग हो गया। री का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा, उत्पत्ति। ठीक है, री क्या हो जाएगा, फिर से, उत्पत्ति, प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब फिर से उत्पत्ति होना क्या कहलाया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हम सजीव में रिप्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सजीव में हम क्यों रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं और सजीव में रिप्रोडक्शन होता क्यों है, क्या निर्जीव में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले निर्जीव का देखते हैं। ये दो पेन है, ठीक है, ये एक रेड कलर की मार्कर है और ये ब्लैक कलर की मार्कर है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे ही रेड और ब्लैक कलर की मार्कर रात भर में 2 हो जाए, क्योंकि मुझे जरूरत है, एक से काम नहीं कर रहा है, मुझे 2 चाहिए और मुझे मार्केट से लाना भी नहीं है, मैं चाहती हूँ यही हो जाए 2। तो आप लोग बताइए क्या ये मार्कर रात भर में 2 हो जाएगी, 1 से 2 नहीं हो सकती ना, इम्पॉसिबल। जब तक कि कोई मार्केट से दूसरी मार्कर ला के रख ना दे यहाँ मुझे बिना बताए। ठीक है, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है कि यही मार्कर रात भर में 2 हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो निर्जीव में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये मैंने देख ली, ये मैंने पता लगा ली कि ठीक भाई जो निर्जीव है आपके, ठीक है, निर्जीव में
रिप्रोडक्शन, जनन तो नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं सजीव के लिए। सजीव निर्जीव में तो नहीं होता, पक्का है ये तो, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आते हैं सजीव में। क्या सजीव में जनन होता है? पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या सजीव में जनन होता है? और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या सभी सजीव में जनन होता है? दोनों अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन, क्या सजीव में जनन होता है? दूसरा, क्या सभी सजीव में जनन होता है? दो क्वेश्चन है मेरे पास, अब दोनों का आंसर देखते हैं। ठीक है, पहला, क्या सजीव में जनन होता है? बिल्कुल, हम सजीव हैं, फिश सजीव है ना। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गए, प्लांट से लेके, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े व्हेल, मछली जैसे, हाथी जैसे, शेर जैसे, इसको भी ले लो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे से लेके बड़े तक, सभी के सभी जनन करते हैं। तो ये तो अपना करेक्ट हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट हमारा कैसा हो गया? करेक्ट। यहाँ पे सजीव में जनन होता है। ठीक है, क्यों होता है? सजीव में जनन क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि जब सबसे पहले, आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया धरती में, अर्थ में? सबसे पहले क्या आया? पानी आया, है ना। और पानी में सबसे पहला जीव कौन सा था? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, है ना, ये सब आए। उनके बाद धीरे धीरे क्या आए? उनके बाद धीरे धीरे और जैसे पानी में जो होने वाले जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा थोड़े बड़े, ठीक है, वो सब आए। ठीक है, उनके बाद प्लांट आए, छोटे छोटे प्लांट, वो भी पहले पानी में आए, फिर वो कहाँ आए? जमीन में आए। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े बड़े प्लांट आए, फिर हम आए, मछलियां आई, है ना, शेर, चीता, भालू सब आए। अब इतनी सारी जातियां हैं, देखो, अलग अलग वैरायटी, मछली अलग है, कुत्ते अलग है, बैल अलग है, ह्यूमंस अलग है, प्लांट्स अलग है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है, सभी तो सजीव है। ठीक है, सभी सजीव है, लेकिन सबकी जाति अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हर किसी को अपनी जाति को आगे बढ़ाना है, कोई नहीं चाहता कि मेरी जाति विलुप्त हो जाए। ठीक है, हर किसी को आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? जैसे कोई मछली है, एक मछली है, ठीक है, अब वो अपनी जाति को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी, जनन करेगी, तो एक से दो हो जाएंगे, तो अभी एक थी, अब दो और आ गए, तो तीन हो गए, जाति बढ़ी ना आगे। ठीक है, अब वो एक मर भी जाएगी तो चलेगा, खत्म नहीं हो रहे, विलुप्त नहीं हो रही, दो और है, क्योंकि समझ में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए जनन होता है सजीवों में, ताकि वो अपनी जाति को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन तो सही हुआ, क्या सजीवों में जनन होते हैं? तो ऑफ कोर्स जी हाँ, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी सजीवों में जनन होता है? क्या सभी सजीवों में जनन होता है? तो ये हो गया हमारा गलत, बिल्कुल नहीं। सभी सजीव में जनन हो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, तो ह्यूमंस का ले लेते हैं एग्जाम्पल, इंसानों का। हम इंसान हैं, इंसानों की भाषा जल्दी समझते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमंस देख लीजिए, कई पेरेंट्स ऐसे हैं, कई जो शादीशुदा पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या मैं उन्हें सजीव ना बोलूं? तो हमने तो जो क्राइटेरिया था, हमारा जो पैरामीटर था, वो यही है कि सजीव, तो आप उसको बोल सकते हो जो ग्रोथ कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं, जो उपापचय क्रियाएं कर सकते हैं। अभी पांचों के पांचों पैरामीटर होना जरूरी तो नहीं है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग,
ठीक है। अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस जनन नहीं कर पा रहा है तो मैं उसके लिए उसको सजीव ना बोलूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बाकी सब तो कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, उपपचयी क्रियाएं भी हो रही है, ठीक है, कोशिकाओं का भी बना हुआ है, तो बाकी सब तो है, सिर्फ रिप्रोड्यूसिंग। समझ में आया? ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स हो गया पहला, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कौन सी हो गई? खच्चर का नाम सुना होगा आपने, खच्चर, म्यूल, ठीक है, वो भी जनन नहीं कर सकते। आगे आएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, लिखवाऊंगी एग्जांपल, चिंता मत करो, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्या सभी जीव में जनन होता है? तो नहीं होता, सभी जीव में नहीं होता। हाँ, सजीव में होता है, लेकिन कुछ ऐसे सजीव भी हैं जो जनन नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है। अब थोड़ा सा परिभाषा पढ़ लेते हैं, चलिए। ये तो हो गया रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए, ठीक है। देखो, बहुकोशिकीय जीव में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना, ठीक है। जितने भी बहुकोशिकीय, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो जनन करने का अर्थ है कि अपनी संतति उत्पन्न करना है। तो क्या ये यूनिसेलुलर में नहीं है, एक कोशिकीय जीव में नहीं है? बिल्कुल है, एक कोशिकीय जीव में भी है ना। एक कोशिकीय जीव भी क्या करते हैं? अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। अब कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। जिसके अभिलक्षण लगभग, अब यहाँ पे इसकी बात है, लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। अभी लगभग क्या हुआ? लगभग मतलब, ठीक है, पूरा नहीं पर आधा भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं है लेकिन पूरा भी नहीं है। लगभग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो संतति उनने उत्पन्न किए हैं, उनके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता से मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते, लगभग मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो, समझते हैं। मेरे पास ये एक पेरेंट नंबर 1 है, ठीक है, मम्मी मान लो इसको, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं मदर, मम्मी। सेकंड है पेरेंट नंबर 2, जो है हमारे पापा, फादर, ठीक है। इनके पास जो क्रोमोसोम, गुणसूत्र, पता होगा गुणसूत्र के बारे में आप लोगों को, ठीक है। जो गुणसूत्र है वो कितने हैं? 46 है। इनके पास जो गुणसूत्र है वो कितने हैं? 46, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं ये आप लोग को सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो गुणसूत्र जो है, मम्मी के पास कितने हैं? 46, पापा के पास कितने हैं? 46, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपने देखा होगा जितने भी इंसान है, सभी इंसान में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 से न कम न ज्यादा। अगर कम है तो भी कुछ बीमारी होगी, अगर ज्यादा है तो भी कुछ बीमारी, एबनॉर्मल होगी, है ना। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इनमें 46, इनमें 46। अब दोनों को हम यूज करवाते हैं, चलिए। कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा, 92। अब आप मुझे बताइए, किसी इंसान में 92 क्रोमोसोम गुणसूत्र आपने देखा है कभी? नहीं देखा है ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर मैं सोचूं कि मम्मी पापा के डिट्टो, एकदम सेम कॉपी, है ना, सेम कॉपी संतति उत्पन्न हो हमारे पास, तो सेम कॉपी के लिए उनको पूरे अपने गुणसूत्र देने पड़ेंगे, तभी तो सेम कॉपी मिलेगी, है ना। अगर इनके पास मम्मी जैसे, अगर मेरे को कोई संतति चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम, एक मम्मी दूसरी मम्मी, घर में 2 मम्मी, ठीक है, तो सेम कॉपी के लिए मुझे क्या चाहिए कि मम्मी का पूरा 46 गुणसूत्र मेरे अंदर चाहिए, सेम टू, तभी तो आएंगे पूरे कैरेक्टर, पूरे लक्षण सेम मम्मी जैसे, है ना, कलर, शकल, सूरत सब सेम। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा? 46 का आधा करो, कितना जाएगा? 23। इधर पे 46 का आधा करो, कितना जाएगा? 23, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज होके 46 गुणसूत्र वाला एक संतति उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ये क्या है? संतति।
अब देखो, इनके आधे गुणसूत्र आए और इनके आधे गुणसूत्र आए। मतलब गुणसूत्र का मतलब क्या है? गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्र क्या कर रहे हैं? आपके शरीर में जितने भी, जैसे आपके बाल हैं, है ना, काले कलर के, जैसे मेरे बाल हैं, तो ये गुणसूत्र के कारण है। ठीक है, किसी के आपने देखे होंगे भूरे कलर के बाल है, तो वो भी किसके कारण है? गुणसूत्र के कारण है। किसी के बाल देखे होंगे कि बहुत कर्ल कर्ल है, वो किसके कारण? गुणसूत्र के कारण है। ठीक है, कलर, कोई एकदम गोरा होता है, कोई थोड़े सावले होते हैं, वो सब क्या है? गुणसूत्र के कारण है। तो ये सब क्या है? लक्षण है ना, लक्षण। ठीक है, तो मम्मी से आधे लक्षण मिल रहे हैं, पापा से आधे लक्षण मिल रहे हैं, और दोनों का मिक्सचर खिचड़ी बन के कहाँ आ रही है? संतति में आ रही है। इसीलिए मैं यहाँ लगभग बोल रही हूँ, पूरे समान नहीं बोल रही हूँ, लगभग। समझ में आया लगभग का मतलब क्या है? ठीक है, एक छोटे से वर्ड में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था। इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब आपको एनसीईआरटी की हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया खत्म कहानी, ऐसा नहीं है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ो और एनसीईआरटी जाके पढ़ लो, खोलो, पूरा एक बार रिवीजन करो, रीडिंग करो, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब समझ में आ गया आप लोग को कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। चलिए, ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझ गए हम कि क्या है, कि कोई भी सजीव अपने जैसे ही संतति फिर से उत्पन्न करता है ना, वही होता है रिप्रोडक्शन का मतलब। अब यहाँ पे देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक का मतलब क्या होता है। देखिए, जो लैंगिक जनन है, ठीक है, लैंगिक जनन में हमेशा याद रखना कि 2 पैतृक शामिल होते हैं। ठीक है, 2 पैतृक, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताई थी कि एक मम्मी है और एक पापा है, दोनों कोई क्रोमोसोम आधे होते हैं और आधे होके वो फ्यूज होके एक नई संतति उत्पन्न करते हैं, जिनका भी क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। आधे किससे है? पापा से है, और आधे किससे है? मम्मी से। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल था? वो था लैंगिक जनन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट ये है कि भाई 2 पैतृक आपके पास होना चाहिए, 2 पैतृक शामिल होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कि हमेशा आपके पास 2 पैतृक होना चाहिए, एक माता और एक पिता। ठीक है, पैरेंट नंबर 1 और पैरेंट नंबर 2, याद रखना। ठीक है, 2 पैतृक होंगे, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लैंगिक जनन है, ठीक है, जिससे संतति उत्पन्न हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? युग्मक। वो किससे बन रहा है? वो युग्मक से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लैंगिक जनन है, यहाँ पे आपको युग्मक बनते दिखेगा। ठीक है, युग्मक बनते गैमीट्स। ठीक है, तो आपको लैंगिक जनन में हमेशा युग्मक बनते दिखाई देगा। अब युग्मक कैसे बन रहे हैं? जो गैमीट्स है वो कैसे बन रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कोशिका विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोशिका विभाजन है, जरूरी नहीं है कि भाई कोशिका विभाजन में तो यहाँ ये भी कर रहे हैं कोशिका विभाजन, है ना, अलैंगिक जनन भी कोशिका विभाजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ युग्मक क्यों नहीं बन रहे हैं और यहाँ युग्मक क्यों बन रहे हैं? अभी मैं उस पर आती हूँ, बस थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? युग्मक बनते हैं, और इसमें क्या होते हैं? 2 पैतृक शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, आनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है, लैंगिक जनन में आपको हमेशा आनुवांशिक विभिन्नता दिखाई देगा, जेनेटिक वेरिएशन। ये क्यों दिखाई देगा? अब देखते हैं, देखिए, ठीक है, 2 पैतृक है मेरे पास, पैतृक नंबर 1 और ये 2। ठीक है, एक मम्मी है और एक पापा है, दोनों के पास कितने कितने गुणसूत्र है? 46। ठीक है, इनके पास भी 46 है, इनके पास भी 46 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ समझते हैं। ठीक है,
पेरेंट नंबर 1 और ये पेरेंट नंबर 2, इनके पास 46, इनके पास 46। अभी आप 46 गुणसूत्रों को आधा कैसे करेंगे, आधा कैसे करोगे, ठीक है। जो 46 गुणसूत्र है आपके पास उसको आप आधा कैसे करोगे, तो आधे करने के लिए जो कोशिका विभाजन है वो दो टाइप की कोशिका विभाजन है। जब हम कोशिका विभाजन वाला पूरा एक चैप्टर है आपके पास अभी आएगा, है ना, 11th में ही है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है सूत्री, ठीक है। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, ठीक है, जिसका माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है और जो समसूत्री विभाजन है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो माइटोसिस है उससे समान तरीके के कौन बनते हैं, संतति बनते हैं, समान तरीके के, वो अपने माता पिता के पूरे समान होते हैं। हमने लगभग की बात किए थे, वो पूरे होते हैं, जैसे माता पिता वैसी उनकी संतति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको आधा करना है ना, तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, मियोसिस, मियोसिस करेंगे, ठीक है। मियोसिस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 23 और ये भी हो जाएंगे 23 और ये है आपके युग्मक, इसको क्या बोलोगे, युग्मक। 23 जब क्रोमोसोम आपके पास बनते हैं तो वहां पे क्या बनता है, युग्मक बनता है और ये युग्मक आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और आपका क्या बना देंगे, जाइगोट, जिसको संतति, बाद में वो संतति। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 23 मिक्सचर हो गए ना दोनों, जो हमारी संतति बन रही है वो 46 क्रोमोसोम की बन रही है और ये 46 कहाँ से आया, ये दोनों से आया। अभी हमने बात की है ना, दोबारा मुझे नहीं समझाना है इसको क्योंकि अभी हमने समझा चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे मम्मी की भी क्रोमोसोम और पापा का भी क्रोमोसोम मिक्सचर है ना, मिक्सचर मतलब विभिन्नताएं, है ना, मम्मी के भी कुछ गुण आ रहे हैं, पापा के भी कुछ गुण आ रहे हैं, सही बात है ना। मान लो कि मम्मी के बाल कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, तो मम्मी के बाल, तुम्हारे बाल कैसे हो गए, लंबे हो गए, कहाँ से आए, मम्मी से आए, ठीक है। पापा कैसे हैं, गोरे चिट्टे हैं, तो आप भी कैसे हो गए, एकदम गोरे चिट्टे हो गए, कहाँ से आया, पापा से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विभिन्नताएं दिखने लगी आपको, तो ये क्या हो गया, आनुवांशिक विभिन्नता। कहाँ मिलेगी, लैंगिक जनन में मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होता है, समझ में आया। यहाँ पे गुणसूत्र को आधे करते हैं हम, अब वो आधे आधे गुणसूत्र जुड़ के एक नई संतति उत्पन्न करती है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है, समझ में आया। और उसी मियोसिस में क्या बनता है, आपके युग्मक बनते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि लैंगिक जनन क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सभी को पता है कि एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, तो कौन होंगे, हम, है ना। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय, वो सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द करते हैं, सभी सभी बोलना गलत बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बहुकोशिकीय क्या करेंगे, आपके लैंगिक जनन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख लो, मैमल्स, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आनुवांशिक विभिन्नता क्या होता है समझ में आ गया होगा, वह युग्मक कैसे बन रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको युग्मक कैसे बन रहे हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टरों में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर यहाँ समझ में नहीं भी आया है। हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना। लिविंग वर्ड आपको मैंने आपको पहले ही क्लास में बताई थी कि जो लिविंग वर्ड है वो आपको सारे बेसिक वर्ड सुना देता है, शब्द सुना देता है कि भैया इसको पढ़ना है उधर, तो यहीं पे सुन लो, है ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, अ मतलब अब्सेंट, है ना, अनुपस्थित, अ का मतलब अनुपस्थित। अलैंगिक जनन, तो क्या अनुपस्थित होगा, क्या अनुपस्थित होगा, तो यहाँ पे आपको जैसे लैंगिक जनन में दो पैतृक शामिल थे, यहाँ पे केवल और केवल एक ही पैतृक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक पैतृक, सिर्फ एक पैतृक देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ही पेरेंट देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट,
अब एक पैतृक है, एक ही पेरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई युग्मक नहीं बनेगा, याद रखना। एक पेरेंट है तो कोई युग्मक नहीं बनेगा, अभी बता रही हूँ वाला, थोड़ी देर रुक जाओ, युग्मक नहीं बनते, ठीक है। थर्ड, अब एक ही पैतृक है, ये कोई पापा नहीं, कोई मम्मी नहीं, एक ही, कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मिक्सचर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पापा और मम्मी के गुणसूत्र मिक्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो मिक्सचर की तो कोई बात ही नहीं है ना, तो कोई मिक्सचर नहीं है, इसका मतलब आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, कोई भी आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती यहाँ पे, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यहाँ कैसे होता है भाई, चलो बता दो ये भी, यहाँ कैसे होता है, तो देखो मेरे पास सिर्फ एक पेरेंट है, एक ही सेल है मेरे पास, ठीक है, और ये सेल कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, यही सेल, यही कोशिका, ठीक है। अब कौन सा विभाजन हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र नहीं विभाजित हो रहे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे गुणसूत्र यहाँ पे आधे हुए थे, तो यहाँ पे वैसे आधे नहीं हो रहे, है ना, विभाजित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है विभाजित नहीं हो रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, केंद्रक, तो यहाँ पे केंद्रक डायरेक्ट विभाजित हो जाता है, तो इसके पास एक केंद्रक आया, इसके पास एक केंद्रक आया, ठीक है। इसका डिटेल हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन, इधर क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन, इधर पे समसूत्री विभाजन। अब सम का मतलब क्या है, समान, समान दिखने वाले, ठीक है। इसका मतलब कि जो इसका पेरेंट था, पैतृक था, उसी के समान आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, संतति कोशिकाएं मिलेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोन। आपने सुना होगा, क्लोन वर्ड कभी सुने होंगे, ठीक है। तो क्लोन कहाँ बनेंगे, आपके अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पैतृक है, तो यही पैतृक विभाजित होकर अपने समान दूसरे संतति कोशिका को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोन, क्योंकि सेम है, ठीक है। मान लो मम्मी के पास आपके काले हेयर है, तो आपके पास भी होंगे, मम्मी जैसी दिख रही है सेम डिट्टो आप भी दिख रहे हो, ठीक है। अब इसको सीरियसली मत लेना, आप अलैंगिक जनन नहीं हो, है ना, आप लैंगिक जनन हो। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो अलैंगिक जनन कौन कर सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बताइए आप लोग, अलैंगिक जनन कौन कौन कर सकते हैं। अलैंगिक जनन का बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, कल ही मैंने शायद बताई थी, कल वाले वीडियो में, कि आपके पास एक प्लेट है, यहाँ एक बैक्टीरिया रख दिए, 1 घंटे बाद आओगे तो यहाँ पे पूरे सेम समान तरीके के बैक्टीरिया, ये देखो बहुत सारे समान तरीके के बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्लोन है, कैसे आए, अलैंगिक जनन से आए, समझ में आया, ठीक है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लैंगिक जनन के लिए अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। अलैंगिक जनन पे थोड़ा हम डिटेल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसलिए हम अलैंगिक जनन में थोड़ा सा भी डिटेल चलेंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में जो एग्जाम्पल है, जैसे जीवाणु, ठीक है, हाइड्रा, है ना, चपटाक्रम, ये सब अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन करते हैं, तो एक एक करके उनके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो ये है अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है, कितने हैं, 5 तरीके के हैं, ठीक है, सबके एग्जाम्पल भी हैं। तो पहले देखते हैं, सबसे पहला अलैंगिक बीजाणु। अब देखो जो बीजाणु है, ठीक है, जो स्पोर है, आपने हमेशा सुना होगा कि जो बीजाणु है वो लैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं, किसमें, प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलैंगिक बीजाणु बन रहे हैं आपके, अलैंगिक बीजाणु अलग चीज है, ठीक है, किसमें बनते हैं,
फंगी में, जिसको क्या बोलते हैं आपको एसेक्सुअल स्पोर, अलैंगिक बीजाणु किसमें बन रहे हैं, फंगी में बन रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको आया कि भाई बताओ अलैंगिक बीजाणु कहाँ पे दिखाई देते हैं, और एग्जाम्पल में प्लांट और फंगी एक साथ आया, तो याद रखना कि प्लांट में लैंगिक बीजाणु बनते हैं, ठीक है। कौन से प्लांट में, ब्रायोफाइटा वगैरह, हम अभी क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद का चैप्टर, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को अलग अलग टाइप के लैंगिक बीजाणु देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रही है, अलैंगिक बीजाणु की बात कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलैंगिक बीजाणु की बात कर रहे हैं, किसमें होता है, फंजाई में, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुकुलन, क्या, बडी, किसमें हो रहा है, या तो हाइड्रा में या तो इसमें। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइड्रा या ईस्ट में क्या हो रहा है, मुकुलन। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मुकुलन क्या होता है ना। मुकुलन कैसे होगा, देखो, ये आपकी एक सेल है, ठीक है, ये क्या है आपका केंद्र, सेल का केंद्र, ठीक है, ये एक सेल है, सेल का एक केंद्र, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मुकुल बर्ड जैसे कुछ खिल गया, ठीक है, कली देखो, कली है ना, वैसे देखते है ना, एक बर्ड, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल के ऊपर, एक कोशिका के ऊपर एक छोटी सी और कली मान लो, है ना, एक बर्ड जैसी संरचना यहाँ बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो केंद्रक है वो विभाजित होता है, और एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक वहां, ठीक है। कैसे देखो, ये देखो, ठीक है, केंद्रक विभाजित होके अपना आधा पार्ट कहाँ दे रही है, दूसरी वाली छोटे सी जो सेल बनी है वहां पे, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये दोनों जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाती है, अलग अलग। कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि भाई ये कोशिका अलग और ये कोशिका अलग, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहले कितनी थी, एक कोशिका थी, एक कोशिका में मुकुलन होते गया होते गया होते गया, अब कितनी हुई, दो कोशिका, ठीक है। लेकिन ये दोनों समान है, बस आकार में अलग है, एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन दिखने में कैसी है, समान है, ठीक है। उनके जो कैरेक्टर है, गुण है, वो कैसे होंगे, दोनों के समान होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, अलैंगिक जनन है। यहाँ पे कोई दो पैतरक आपको नहीं दिखाई, एक ही पैतरक, एक पैतरक से दूसरा बन रहा है, समझ में आया। तो ये देखो बर्ड जैसे बन रहा है ना, बर्ड जैसे बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जनरली हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में। ये तो मैंने किसकी बात एग्जांपल बताई, ईस्ट का, ठीक है। हाइड्रा का देख लेते हैं, हाइड्रा में कैसे होता है, तो हाइड्रा कैसे बनता है आपका, ऐसा होता है हाइड्रा, ठीक है। इधर से बर्ड जैसी, कली जैसी संरचना बाहर निकलती है, ठीक है। और ये धीरे 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 कहाँ जाती है, पानी में जाती है। हाइड्रा क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है ना, कहाँ होता है, जलीय पौधा, पानी में होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पानी में जाता है बाहर निकल के, और इस छोटे से कली से फिर से एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास ये पुराना वाला तो है, और एक छोटे से कली से एक नया वाला भी हाइड्रा बन गया, और दोनों हाइड्रा समान है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है, बर्डिंग के कारण। एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है पुनर्जनन, रीजनरेशन। अब ये यहाँ पे देखो, ये जो पुनर्जनन की कहानी है, आप बोलोगे कि मैम हमने तो ये लैंगिक में भी देखा है, मतलब कि छिपकली में भी पुनर्जन्म होता है ना, पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जनन, है ना, होता है। रीजनरेशन छिपकली में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या छिपकली में और जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो दोनों सेम है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, अब यहाँ पे देखो, मान लो ये छिपकली है, ठीक है, ये छिपकली की पूंछ है, चलो उल्टी कर लेते हैं, ठीक है। ये छिपकली है और ये छिपकली की पूंछ है, ये छिपकली की पूंछ कैसी हुई, कट गई, कटो, कट नहीं गई, लो कट गई, ठीक है। ये छिपकली की पूंछ कैसी हो गई, कट गई, राइट है, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, ये जो छिपकली है इसकी पूंछ नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ये छिपकली दूसरी पूंछ बना लेगी। ठीक है, कैसे, ये देखो, इसने ये दूसरी पूंछ बना ली, ये बना ली दूसरी पूंछ। लेकिन जो ये पूंछ कटी हुई थी, क्या ये दूसरी नई छिपकली बना लेगी? ऐसा होगा? अभी भी मेरे पास एक छिपकली ही है, पूंछ कटने के बाद भी एक ही है ना, दो तो नहीं बन रहे। लेकिन हम जनन में क्या बोल रहे हैं कि अपनी संतति उत्पन्न करना, मतलब दो आएंगे उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक छिपकली पहले भी थी और एक छिपकली अभी भी है। ठीक है, तो ये जनन नहीं है, ये जनन नहीं है, ये नॉर्मली पुनर्जनन हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है, लेकिन आपका जनन रिप्रोडक्शन में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो पुनर्जनन है, रीजनरेशन है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? आपका चपटाक्रमी, प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये है, क्या मैंने अच्छा बनाई? नो, बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? ओके, ठीक है, चलिए इसे समझ लो। ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रा जैसे ही कुछ दिखता है ये। ठीक है, इसलिए मैं हाइड्रा जैसे बनाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं बना। ठीक है, ये क्या है? आपका प्लेनेरिया। इसको आप 3 पार्ट में कट कर दो। ये हुआ अपर पार्ट, ये हुआ मिडिल पार्ट और ये हुआ नीचे का। ठीक है, ये ऊपर का भाग है, ये बीच का भाग है और ये नीचे का भाग। ठीक है, तीनों पार्ट में मैं अलग कर देती हूँ। चलो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये बीच नीचे का। ठीक है, तीनों पार्ट को मैंने क्या कर दी? बीच से काट दी, 3 भागों में इसको बांट दी। ठीक है, अब पुनर्जनन क्या होगा? देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक है, इसको क्या क्या बनाने की जरूरत है? ऊपर वाला तो है, बीच वाला नहीं है इसके पास और नीचे वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाने की क्या जरूरत है कि भाई ऊपर वाला इसके पास ऑलरेडी है, इसने बीच वाला बनाया और नीचे वाला बनाया। ठीक है, ये बीच वाला बनाया और नीचे वाला बना दिया इसने। इसको, इसके पास बीच वाला पार्ट है, ऊपर वाला बनाना है और नीचे वाला बनाना है। ठीक है, तो चलो, ये वाला ये है, ये वाला हम यहाँ बना देते हैं, तो ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसके पास नीचे वाला पार्ट है, तो बीच वाला और ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, चलो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब मेरे पास देखो, यहाँ एक प्लेनेरिया था, एक चपटाक्रमी था। रीजनरेशन, पुनर्जनन के बाद मेरे पास कितने आ गए? 1 2 3, 3 आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने कटे हुए भाग से एक नया संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं ये। ठीक है, कटे हुए भाग से, तो इसको क्या बोलोगे आप? रीजनरेशन, पुनर्जनन, जो कहाँ मिलता है? प्लेनेरिया में मिलता है, चपटाक्रमी में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन। कहाँ देखने को मिलेगा? आपका तंतु में, शैवाल में देखने को मिल जाएगा, मोसेस में देखने को मिल जाएगा और लाइकेन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ड है ना, तंतु में, शैवाल, मोसेस, लाइकेन, ये सब आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये सब आगे डिटेल में हम कवर करेंगे। चलिए, तो अब खंडन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। खंडन कुछ नहीं, बहुत सिंपल। क्या होगा? ये तंतु में है ना, धागे की जैसे संरचना होती है। ठीक है, तंतु में सॉरी, जो खंडन है वो उसी में होता है जिसमें जिसकी संरचना धागे समान होती है। अब धागे को मैं कैंची से काट देती हूँ। ठीक है, इसको चलो काटते हैं। इसको भी हम 3 भाग में काटेंगे, 1 2, 1 2 3, है ना, 1 2 3, 3 भाग हो गए। इसको भी मैंने 3 भागों में काट दी। अब 3 भागों में तो कट गई, चलो इसको अलग करें, इसको अलग करें, बस खत्म। तीनों पार्ट ने, तीनों भागों ने अपने आप को ही बोला अपनिच महान, खत्म। ठीक है, अब मैं एक नया ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक नया सजीव हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक था, ये पूरा एक था,
कट करने के पहले कोई एक सजीव था, कोई एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। अब इसको मैंने कट कर दी, कट करने के बाद हर पार्ट बोल रहा है मैं एक नया ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फ्रेगमेंट से, एक खंडन से, ठीक है, एक धागे नुमा संरचना से कितने धागे बन गए? 3 धागे बन गए, ठीक है। तीनों को मैं धागे ही बोल रही हूँ, कुछ और तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 1 से 3 बने, इसका मतलब कि जनन हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा जनन हो रहा है? तो खंडन, खंडन की वजह से बने, ठीक है। लास्ट है विखंडन, बाइनरी फिजन, जो बहुत कॉमन है। किसमें मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल है, एक बैक्टीरिया की कोशिका है, वो अपने ही समान कोशिका विभाजित होके 2 नई संतति का उत्पन्न करते हैं, और वो दोनों कैसी होती है? अपने पैतृक के समान। ये क्या हो गया? विखंडन, ठीक है। होप सो आपको ये 5 तरीके के अलैंगिक जनन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए होंगे तो आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। एक छोटा सा और इसमें कॉन्सेप्ट बच गया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये क्लास आज के लिए यहीं पे विराम करेंगे, ठीक है। चलिए, आइए देखते हैं कितने में हो जाएगा हमारा काम। एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, कौन सी लाइन दी है? कि बोला है कि जो वृद्धि है, ठीक है, जो वृद्धि है वो जनन के बराबर है। जो वृद्धि है वो जनन के बराबर है, लेकिन किसमें? किसमें? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव में हमेशा जो वृद्धि होती है वो जनन के बराबर होती है, ठीक है। एक लाइन ये थी। दूसरी लाइन क्या है? कि वृद्धि जनन के बराबर नहीं होती, किसमें? बहुकोशिका में। किसमें नहीं होती? बहुकोशिका में। चलिए बताइए इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल मैं बैक्टीरिया ले लूं, चलेगा? अभी मैंने आपको बताई, साफ कर दी। अभी मैंने आपको बताई कि एक जो बैक्टीरिया है, ठीक है, आपने ये प्लेट लिया, बहुत बार ये एग्जाम्पल आ चुका है, याद भी हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बैक्टीरिया लिए, कुछ देर बाद आए तो बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अब एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका, ठीक है। अगर एक कोशिका विभाजित होकर इतनी सारी कोशिकाएं बना रही है, तो मैंने क्या बोली थी? वृद्धि क्या है? हमने ट्विन कैरेक्टर के बारे में बात किए थे। कौन सा था पहला कैरेक्टर? कि भाई सेल के, कोशिका की संख्या में वृद्धि होना भी वृद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे भी कोशिका की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। और जनन भी तो यही है कि एक कोशिका से अपने ही जैसे दूसरी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको वृद्धि और जनन दोनों बोल सकती हूँ? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो ये बोला है कि वृद्धि और जनन एक कोशिका में कैसे होते हैं? बराबर के होते हैं। आप दोनों को समान बोल सकते हो, आप इसको जनन भी बोल सकते हो, आप इसको वृद्धि भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बहुकोशिकीय की बात करूं, ठीक है, तो हम जब जनन करते हैं, ठीक है, तो क्या हमारी संख्या भी बढ़ती है? बताइए। मछलियां अगर जनन कर रही है, ठीक है, तो वो तो अलग होगी, वो अलग होगी। तो यहाँ पे समान नहीं होता, है ना, यहाँ पे समान नहीं होता। वृद्धि और जनन दोनों बहुकोशिका में समान नहीं होता है। लेकिन एक कोशिका में अगर जनन हो रहा है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वृद्धि भी होगी। हमें ऐसा जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वृद्धि होगी, है ना, ग्रोथ नहीं होती।
समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब आते हैं कि बताइए जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है या फंडामेंटल फीचर है? ठीक है, मूल लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण है? कैसा लक्षण है? जो जनन है। कौन सा लक्षण है? मैं ही बता देती हूं, चलो। मूल लक्षण है। कैसे? फंडामेंटल फीचर कैसे? आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि जो निर्जीव है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर आपने मूल लक्षण क्यों बोला? तो मूल लक्षण में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे सजीव में ये लक्षण हो वो जरूरी नहीं है। एक्सेप्शन, अपवाद के बारे में हमने बात की थी, याद करो कल की क्लास, अपवाद के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाद है। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं? तो मूल लक्षण अपवाद कौन कौन सा है? खच्चर, ठीक है, खच्चर है, और बद्ध कामगार मधुमक्खी, ठीक है, बद्ध कामगार मधुमक्खी, और क्या है? अनुवर्ग मानव। ठीक है, खच्चर मतलब किस किस से मिलकर बना होता है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खच्चर क्या है, कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे उपपचयी क्रियाएं। ठीक है, तो आप सभी को लग रहा होगा कि भाई पूरी क्लास हिंदी मीडियम में कैसे हो गई? तो हमने आप लोग के लिए हिंदी मीडियम अलग और इंग्लिश मीडियम अलग कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नीट की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको यही क्लास पूरी इंग्लिश में आपको नीट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप इसे एंजॉय करें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। ठीक है, कोई भी डाउट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर क्लियर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।